लेकिन बहुत से लोगों ने कर दिया है कि बस इसको अपना फंड लाओ कहीं से, उसका उल्टा सीधा उसका रिपोर्ट बनाओ, ऑडिट कराओ और उसके जो है कि पैसे घर ले जाओ, अपना अपना घर का खर्चा चला रहे हैं। और एड भी ऐसे राजू जी कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी, आंखों में से आंसू आना शुरू हो जाएगा, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दुख है, ठीक है मैं समझ में आ रहा हूँ, पर वो जेन्युइन है। ये एक आम नागरिक कैसे पता करे कि मैं सच में डोनेट करना चाहता हूँ? नई एनजीओ को तुरंत गवर्नमेंट फंडिंग नहीं मिल पाता, इसलिए बहुत खुद को अपना स्ट्रगल करें, लंबे समय तक कार्य करेंगे। आजकल जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं है ना, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, अफसर हैं, वो अपना एनजीओ खोल के बैठ गए। क्यों खोल के बैठ गए? क्योंकि वो एक इनडायरेक्ट कालाधन कमाने का तरीका है। दस में है ये भी तरीका, भाई तुम्हें मुझे रिश्वत देनी है, मेरे एनजीओ डोनेट कर दो। इसमें तो बिना मार्केटिंग के तो कुछ नहीं हो रहा है। बात सही है कि मार्केटिंग आने की लोगों की नजर में आना पड़ेगा हमें। जब तक किसी को दिखाएंगे नहीं तब तक आप बारे में जानेंगे नहीं, कुछ देगा नहीं। अब क्योंकि कार्य इतने बड़े स्केल पर है तो पीछे धन तो उनको चाहिए। वो धन क्या वो अपनी जेब से लगा रहे हैं? और उसके कार्य के आधार पर उसकी पहचान किया जाता है। बहुत से तो उनके कार्य फंड तो आ रहा है लेकिन उनका कार्य कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब कि वो पैसे कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहा है। पहली बात है कि एनजीओ चलाने के लिए पारदर्शिता लाएं, ईमानदारी लाएं, ताकि जो जिस लिए आपको कार्य करने के लिए मिल रहा है फंड, उस फंड को वहीं पर यूटिलाइज करिए। नमस्कार सभी को, आप सुन रहे हैं विशेष को और देख रहे हैं विमर्श विद विशेष। आज का विषय थोड़ा खास है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं समाज सेवा के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं एनजीओज के बारे में। अगर मैं एनजीओज का नाम लेता हूं तो आप लोगों के दिमाग में क्या आता है? कुछ ऐसी बॉडी, एक ऐसा संगठन जो समाज सेवा में लगा हुआ है। पर इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या तरीका होता है, कैसे करते हैं? अगर वो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं तो उनके पॉकेट में भी कुछ होना चाहिए। वो कहां से आती है, उनको अलाउ कैसे किया जाता है, और विचारधारा और मानसिकता क्या आती है जो उनको आगे डेवलप करती है कार्य करने के लिए। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच में मौजूद है भाई साहब राजू गुप्ता जी। राजू गुप्ता जी बहुत ही पुराने समय से बहुत लंबा अनुभव है, समाज सेवा में लगे हुए हैं और इन्होंने अपना खुद का एक एनजीओ खोला हुआ है, हर्ड इंडिया ट्रस्ट करके, जिसकी फुल फॉर्म कुछ ऐसे है, हेल्थ एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट सोशल वेलफेयर सोसाइटी। तो इनके एनजीओ के बारे में भी हम बात करेंगे और इनके दिमाग में ये सब क्यों आया, क्या इसकी रणनीति होती है और इसके पीछे जो हमें और बैक स्टोरी सुनने को मिलती है, जो कुछ बुरा सत्य है, जो कुछ काली बातें हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में मैं समझता हूं कि भाई साहब क्लियर सबको बताएंगे। कैसे हैं? ठीक है आप? बढ़िया, धन्यवाद विशेष जी, आपने अपने स्टूडियो में बुलाया। बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए। बिल्कुल। एक बार आप अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए, आप कहाँ किस क्षेत्र में कार्य करते हैं और कैसे आपको जुड़ना हुआ? मैं राजू गुप्ता, बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ बिहार स्टेट से, जहाँ कैमूर डिस्ट्रिक्ट हमारा है। और हमारी जो एनजीओ है हेल्थ एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट सोशल वेलफेयर सोसाइटी, जो कि हम होशियारपुर पंजाब से रजिस्टर्ड हमारी एनजीओ दिल्ली से, जो नेशनल लेवल की है। राजू जी एक चीज मुझे स्पष्ट करिए कि ये एनजीओ की आवश्यकता क्यों है समाज को, है ना? देखिए थोड़ा सा मैं क्लियर करूंगा कि पहले तो एनजीओ जैसा कुछ नहीं हुआ करता था, है ना? पहले तो चलो पुराने समय की बात करें तो लोगों की मानसिकता बहुत अच्छी हुआ करती थी, एक सेवा की भावना मन में होती है। पर ये जो एनजीओ का कंसेप्ट है ये क्यों शुरू हुआ, इसकी क्या आवश्यकता है समाज को? ये अपने 10वें एनजीओ का कंसेप्ट देखिए बहुत पुराने से चले आ रहा है। समाज में वंचित वर्ग हमेशा रहा है, उस वंचित वर्ग को बेहतर करने के लिए जो है कि इस तरह के संगठन हमेशा आगे रही हैं। लेकिन अब जो है कि सरकार ने जो है कि इसको एक अपने नियम के अनुसार ही जो है कि इसने सोसाइटी बनाने के लिए दिया हुआ है, तो उस नियम के अनुसार ही सोसाइटियाँ कार्य करती हैं। राजू जी ठीक है, कार्य गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। देखिए हम बड़े बड़े स्केल में देखते हैं, बहुत पुरानी एक जैसे एक दो मैं उदाहरण दूंगा, प्रयास करके है, उड़ान करके है, इनका कार्य बहुत ही बड़े स्केल पर चल रहा है। अब क्योंकि कार्य इतने बड़े स्केल पर है तो पीछे धन तो उनको चाहिए। वो धन क्या वो अपनी जेब से लगा रहे हैं? अब इतना तो कोई बहुत बड़ा मुझे लगता नहीं भाई करोड़पति है कि वो इतना बड़े स्केल पे काम कर सके, तो वो धन प्राप्त कहां से करते हैं? देखिए है क्या ना कि एनजीओ कोई भी चलाता अपने घर से नहीं लगाता है, कहीं ना कहीं से पैसे का जो स्रोत बनाया जाता है। जैसे कि बहुत सारे गवर्नमेंट के द्वारा भी फंडिंग होता है, जो बहुत सारी जो कंपनियां हैं उनके पास भी, जिसके पास अच्छी टर्नओवर होता है, उनके पास भी एक जिम्मेदारी होता है, 2% CSR फंड होता है उनके पास में। तो उस CSR फंड जो है कि एनजीओ को मिलता है, उसके द्वारा जो है कि एनजीओ भी कार्य करती हैं। और भी दान के माध्यम है, जो क्राउड फंडिंग है और इस तरह के जो कार्य हैं, जो बहुत से लोग खुद इंटरेस्टेड होते हैं कि हम एनजीओ को दें, वहाँ पर एनजीओ अच्छा कार्य करेगी। तो इस तरह से यही सब स्रोत हैं जो है कि एनजीओ के फंड के लिए।
अच्छा, एनजीओ के फंड की आपने बात की, तो देखिए मार्केट में अगर मैं थोड़ा लेमैन भाषा में बात करूँ, आम भाषा में, मार्केट में तो बहुत सारे एनजीओ है ना, लेकिन कुछ कुछ आजकल फ्रॉड भी बहुत चल रहा है राजू जी। फोन पे मांगते हैं, खड़े हो जाते हैं और हमको इतना धन दो जी, हम ये इलाज कराएंगे। अब उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो हम तो नहीं जानते, वो वही जान सकता है जो है कार्य कर रहा है। तो एक सही एनजीओ की पहचान कि हाँ ये भाई जेन्युइन है, ये सच में धरातल पे कार्य कर रहा है, उसकी पहचान कैसे की जाए? देखिए इसकी पहचान करने के है तो कि एनजीओ की कोई भी देखता है, देखिए उस एनजीओ के कार्य को देखा जाता है कि वो एनजीओ वास्तव में कर क्या रही है वो जी। और उसके कार्य के आधार पर ही उसकी पहचान किया जाता है। बहुत से तो उनके कार्य फंड तो आ रहा है लेकिन उनका कार्य कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब कि वो पैसे कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहा है। यदि एनजीओ वास्तव में कार्य करे तो उसके कार्य दिखेंगे भी सोसाइटी में, कि लोग सोसाइटी में जानेंगे भी कि नहीं ये एनजीओ है, इस क्षेत्र में कार्य कर रही है और इसको हमको सहायता देना चाहिए। या जो वंचित वर्ग है जो उससे जुड़ा हुआ है वो भी उससे जुड़ेगा कि नहीं हमको ये एनजीओ है और हमको ये इस तरह से सहयोग करते हैं। देखिए आपने बात की मतलब कार्य दिखना चाहिए उसका। देखिए राजू जी, बहुत सारे बड़े लेवल के एनजीओ भी हैं, बहुत छोटे लेवल के एनजीओ भी हैं। अब बड़े जो लेवल के एनजीओ हैं उनका कार्य चलो दिख जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो सेवा भी कर रहे हैं थोड़ा सा उनको प्रदर्शन भी करना पड़ता है ना। आप टीवी खोल के देख लो, है ना, आपको हर तीसरा चौथा ऐड किसी एनजीओ को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैंने माना वो सेवा कर रहे हैं, पर मार्केटिंग भी एक होती है। लेकिन बहुत छोटे लेवल के एनजीओ भी हैं जो सच में सेवा का कार्य कर रहे हैं, पर इतना वो लाइमलाइट में नहीं आते। देखिए बात है ना कि कोई भी एनजीओ जो बनाई जाती है तो छोटी लेवल से बनाई जाती है, फिर जो एक लंबा समय उनको तक कार्य करते रहते हैं, फिर लोगों के नज़र में आते हैं, तो फिर उनको जो फंड का जो है कि जरिया बनता है। जैसे बताए आपको कि गवर्नमेंट से भी बहुत सारे फंड बहुत सारे मुद्दों पर मिलते हैं कार्य करने के लिए। उसके बाद जो है कि कंपनियां हैं और कुछ नौकरी पेशा लोग हैं या जो बड़े व्यक्ति हैं जो कि पैसा देना चाहते हैं कहीं, तो इस तरह से जो लोग देते हैं और उसको मतलब ये आप मानते हैं कि अगर आप सेवा कर रहे हो, अगर आपको रिटर्न कुछ चाहिए तो आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, बिना मार्केटिंग कुछ नहीं होगा। देखिए अब तो इस समय तो और बहुत ज्यादा देखिए समय बदल चुका है। इस समय तो बिना मार्केटिंग के तो कुछ नहीं हो रहा है। बात सही है कि मार्केटिंग आने की लोगों की नजर में आना पड़ेगा हमें। आज जब तक किसी को दिखाएंगे नहीं तब तक आपके बारे में जानेगा नहीं, कुछ देगा नहीं। तो राजू जी मतलब वो जो ये कहावत है पुराने जमाने की, नेकी कर और दरिया में डाल, वो आज के टाइम में एप्लीकेबल नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हो? नहीं ऐसा नहीं है, कह सकते हैं मतलब नेकी करो और थोड़ा दिखाओ भी, ये कहना। देखिए जब आप नेकी कर रहे हैं तो वास्तव में यदि आप नेकी कर रहे हैं तो आपको दिखेगा जी। जब अब कोई एक गरीब आदमी है उसके पास रोजगार नहीं है, उसको आपने रोजगार दिला दिया तो खुद घूमकर कहेगा कि नहीं हमको रोजगार दिलाया। या जैसे कि कोई HIV के लिए कार्य कर रहा है, कोई कैंसर के लिए कार्य कर रहा है, कोई बच्चों के बेहतर स्ट्रीट फूड चाइल्ड उनके लिए कार्य कर रहा है, तो उन सभी लोग कार्य को दिखता है, समाज को भी दिखता है, उस व्यक्ति को भी दिखता है कि नहीं कार्य हो रहा है वास्तव में। अच्छा राजू जी, एक बात मुझे स्पष्ट करिए कि चलिए सरकार सहायता देती है, सरकार बजट देती है, तो अप्लाई करना पड़ता होगा। ऐसे तो बहुत अनगिनत एनजीओ हैं। हाँ बिल्कुल अप्लाई करना होता है। सरकार के प्रोजेक्ट्स भी अलग अलग तरह के निकलते हैं। अब हर सारे प्रोजेक्ट HIV के लिए तो नहीं निकल रहे होंगे, अलग अलग विषयों के लिए अलग प्रोजेक्ट निकल रहे हैं। तो अप्लाई करने का क्या तरीका होता है और अप्लाई करने के लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं एनजीओ के लिए? जी हाँ बिल्कुल होता है। देखिए बात भी क्लियर है कि दोस्तों कोई एनजीओ को सिर्फ HIV के लिए काम के लिए नहीं, मतलब बहुत सारे मुद्दे हैं, महिलाओं के लिए है, बच्चों के लिए है, गरीबों के लिए है, पशु पक्षी जानवर पर्यावरण पर अलग अलग मुद्दों पर दिया जाता है। देखिए जो प्रोजेक्ट निकाले जाते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोजेक्ट उसकी क्राइटेरिया बनाया जाता है कि इस एनजीओ को इतने पुराने एनजीओ होने चाहिए, उसके पास में टर्नओवर इतने होने चाहिए, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतने होने चाहिए, उसको इस जो जिस कार्य क्षेत्र में उसको प्रोजेक्ट देना उस कार्य क्षेत्र में उस एनजीओ का है कि नहीं अनुभव है, ये सब चीजें को देखा जाता है। इसके बाद ही फंड गवर्नमेंट देती है। क्या मतलब कोई नया एनजीओ आके अचानक से अप्लाई नहीं कर सकता है उसके? नहीं, नए एनजीओ को तुरंत गवर्नमेंट फंडिंग नहीं मिल पाता, इसके लिए बहुत खुद को अपना स्ट्रगल करें, लंबे समय तक कार्य करेंगे, इसके बाद ही आ पाएंगे। आपने टर्नओवर की बात की राजू जी, टर्नओवर से आप क्या कहना चाहते हैं? तो एक थोड़ा सा कॉर्पोरेट टर्म हो गई टर्नओवर। हाँ जैसे में होता है कि देखिए गवर्नमेंट देखती है ना कि जिस हम एनजीओ को फंड देने जा रहे हैं, क्या हम कुछ दिन तक फंड नहीं दे पाते हैं तो क्या अपने को चला पाएंगे कि नहीं, सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। उसके पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए। मान लीजिए कि वृद्धाश्रम को खोलने के लिए दिया गया, वृद्धाश्रम के लिए किसी कारण बस वहां से हमको नहीं आ पाया फंड, तो हमारे पास होगा तभी तो हम लगा के कर पाएंगे। ठीक बात है, मतलब कि आप में वो क्षमता है कार्य करने के लिए, आपके पास बैकअप है कि नहीं, तो आप कैपेबल हो तो सरकार देती है आपको, ये कहने का मतलब। चलिए ठीक बात है। अच्छा जो एनजीओ होते हैं राजू जी, है ना, अब अच्छा 2 सवाल है इसके अंदर।
एनजीओ क्या, क्योंकि नाम इसका नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या एनजीओ सिर्फ एक व्यक्ति नहीं चला सकता? अगर एक व्यक्ति अपने नाम से रजिस्टर करा ले तो क्या उसको एनजीओ नहीं माना जाएगा? और अगर एनजीओ है, उसके अंदर बहुत सारे वॉलेंटियर्स हैं, कार्य कर रहे हैं, तो क्या वो सैलरी बेसिस पे होते हैं कि वो अपनी स्वैच्छिक वाले ही होते हैं? देखिए, एनजीओ पहले तो एक व्यक्ति के द्वारा चलाया नहीं जाता है, ठीक है। इसका एक ग्रुप बनाया जाता है। और एनजीओ का भी देखिए रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया जो है कि अलग अलग यहाँ भारत सरकार के द्वारा जो है कि और राज्य सरकार के द्वारा कानून के अनुसार बनाए जाते हैं, जिसमें कि ट्रस्ट 1882 एक्ट के तहत में बनाई जाती है, सोसाइटी एक्ट 1860 और कंपनी अधिनियम 2013 8 धारा के अंदर में बनाई जाती हैं। ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग जो है कि प्रावधान किए गए हैं बनाने के लिए इनको, कंपनी सोसाइटीज को। जो सोसाइटी में जो एम्प्लॉय कार्य कर रहे हैं उनके लिए सैलरी आवश्यक है, क्योंकि वो जैसे सैलरी के नहीं उनको मिलेगा तो फिर वो कहाँ से कार्य कर पाएंगे? मतलब एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं? जी हाँ, एज एम्प्लॉय कार्य करते हैं। बहुत सारे इसमें जो वॉलंटियर्स होते हैं वो उनको कोई सैलरी नहीं दिया जाता है, लेकिन जो एज एम्प्लॉय कार्य कर उनको दिया जाता है। लेकिन हाँ, उनकी जो सैलरी होता है बहुत कम होता है, इतना जितना कि कारपोरेट सेक्टर में उनको दिया जा रहा है उतना एनजीओ एम्प्लॉय को नहीं मिल पाता है। तो कहने का मतलब ये तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है मुझे कि एनजीओ जो है, सेक्टर है हमारे देश का, वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, फिर तो वो भी रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन है। हाँ, एनजीओ बिल्कुल, एनजीओ में भी बहुत सारा इसमें रोजगार के मिल रहे हैं और इसके बहुत ज्यादा संभावनाएं भी हैं कि इसमें काफी ज्यादा मात्रा में लोगों को रोजगार मिल सकता है इसमें। ठीक बात है राजू जी। अच्छा, आजकल ना बहुत कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन मैं आपसे क्लियरली बोलूंगा, स्पष्ट तरीके से मैं सवाल पूछ रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा स्पष्ट तरीके से ही, क्योंकि आप एनजीओ से खुद जुड़े हुए हैं, इसका अर्थात ये नहीं कि भाई साहब कुछ चीजें छिपाए, मैं चाहता हूँ। नहीं, जो स्पष्ट हाँ, बिल्कुल बातें बिल्कुल बिल्कुल। राजू जी, आजकल ना बहुत कुछ सुनने को मिलता है कि एनजीओ ना आजकल फ्रॉड बहुत ज्यादा हो गए हैं, ये सिर्फ पैसे कमाने का साधन बन गया है लोगों का। जी बिल्कुल, आपने देखिए सही कहा, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया आपने इसको कि एनजीओ को लोगों ने रोजगार अपना बना रखा हुआ है। वास्तव में यह रोजगार का माध्यम नहीं है, यह समाज के बेहतर करने के लिए कार्य एक प्रयास है, ये इसके द्वारा कार्य होना चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों ने कर दिया है कि बस इसको अपना फंड लाओ कहीं से, उसका उल्टा सीधा उसका रिपोर्ट बनाओ, ऑडिट कराओ और उसके जो है कि पैसे घर ले जाओ, अपना अपना घर का खर्चा चला रहे हैं। वास्तव में एनजीओ घर का खर्चा चलाने के लिए नहीं है, बस समाज के बेहतर कार्य करने के लिए है। जो भी व्यक्ति वंचित वर्ग है या जो जिस उद्देश्य से हमको फंड दिया जा रहा है उस पर हमको खर्च करना चाहिए। लेकिन है कि बहुत से लोग को देखा जा रहा है, बहुत सारे देखिए समय समय पर गवर्नमेंट के द्वारा ऑडिट कराया जाता है, तो उसमें बहुत सारी एनजीओ आती हैं, ब्लैक लिस्टेड भी होती हैं। ये तो हमेशा अपना होता रहा है, भ्रष्टाचार तो है ही, कहाँ नहीं है। तो कुछ इनके खिलाफ एक्शन, मान लीजिए कोई एनजीओ है, अगर हम उनको अपना पैसा कुछ डोनेट कर रहे हैं, बाद में वो पकड़ी गई कि भाई इसने नहीं किया उस क्षेत्र के लिए कार्य, उसने अपने जेब में चल के, तो इसके लिए क्या अलग प्रावधान बनाए हुए हैं संविधान के? जी हाँ, बिल्कुल। इसको आप सरकार, आपको मैंने शुरू में बताया था कि जो एनजीओ बनाई जाती हैं अपने देश में वो सरकार के कानून के अनुसार बनाई जाती हैं। यदि एनजीओ कोई फ्रॉडगिरी कर रही है तो उसका आप शिकायत कर सकते हैं, और शिकायत करने के बाद उसकी जांच की जाएगी। जांच करने में वो सही पाया जाए तो उसे एनजीओ को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है। ठीक है, बात आपकी ठीक है। चलिए, अब मुझे एक अगला जो सवाल मेरा कुछ इसी से मिलता जुलता है। एक ना सुनने में अभी आ रहा है बीच में बहुत ज्यादा कि आप फंड की जो बात कर रहे हो कि बहुत लोग, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप अगर नोटिस करेंगे जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है राजू जी, उसके सबके अपने एनजीओ खुले हुए हैं। आप मैक्सिमम देखेंगे अपना कुछ ना कुछ वेलफेयर ट्रस्ट वो चला रहे हैं। तो सुनने में ऐसा बहुत कुछ पब्लिक डोमेन में आता है कि ये ब्लैक को वाइट करने का बड़ा चक्कर है। आपको मैं एक एग्जांपल समझा देता हूँ कि मान लीजिए कि उनके पास कहीं से पैसा आया जी, ठीक है जी, किसी भी तरह से काले तरीके से पैसा आया। अब वो पैसा अगर वो एनजीओ में डोनेट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वाइट मनी हो गया, है ना, वो डोनेशन में चला गया जी। अब वो जो एनजीओ है वो भी उनकी खुद की है, तो ये तो चिट भी मेरी पट भी मेरी वाला हिसाब है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है, लेकिन हाँ, लेकिन देखिए अब आप मान लीजिए बहुत बड़ा जो अपना घराना टाटा के मान लेते हैं, आप नाम लेते हैं जी, तो उनके द्वारा काफी बड़े मात्रा में जो कि चैरिटी के कार्य किया जा रहा है। तो इसी तरह से बहुत सारे जो घराने हैं जो कि चैरिटी के कार्य करते हैं अपने ही कंपनी से पैसा निकाल करके। हाँ, लेकिन इससे भी हम नहीं मुंह मोड़ सकते कि हम इस तरह के भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, काला कहीं कहीं ये शुरू से ही देखिए एनजीओ जब से बनी है तब से जो है कि कुछ ना कुछ शिकायतें आती रहती हैं। समय समय पर सरकार इनको जांच भी करती है, उनको पनिशमेंट भी के तौर पर ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है इनको। जी जी। तो मतलब आप एक मान रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है। देखिए, सच्चाई है। देखिए, समय समय पर कहते हैं कि समाज में आपको हमेशा न्यूज़पेपर है, टीवी है, कहीं सुनने के सोसाइटी बैठने में पता चल जाता है कि हाँ इस तरह के एनजीओ ने
फंड लाई और गबन कर गए। सुनने में तो ये भी आता है राजू की जो बड़े बड़े, देखो कंट्रोवर्शियल चीज है पर मुझे दिक्कत नहीं कोई कंट्रोवर्शियल चीज बोलने में, क्योंकि ये सब जानते हैं, हमें पता ही है कि आजकल जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं राजू जी, है ना, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, अफसर हैं, वो अपना एनजीओ खोल के बैठ गए। क्यों खोल के बैठ गए? क्योंकि वो एक इनडायरेक्ट काला धन कमाने का तरीका है। दस में है ये भी तरीका, भाई तुम्हें मुझे रिश्वत देनी है, मेरे एनजीओ डोनेट कर दो। नहीं देखिए, हम लोग भी देखते हैं समाज में ऐसा है, हो रहा है कि लोग अपना पैसा एक तरफ से डाले, दूसरे साइड से निकाल दिए। एक यही कहीं ब्लैक एंड व्हाइट करने का जो तरीका यही है, तो लोग इसको अपना रखे हैं। चलिए राजू जी, अगला जो मेरा प्रश्न है कि सरकार जो प्रोजेक्ट्स निकालती है, ठीक है, अब उसके लिए बहुत सारे एनजीओ अप्लाई करते होंगे, अप्लाई भी वही कर पाते होंगे जो एलिजिबल हैं। मान लीजिए 5-6 एनजीओ ने एक प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया, वो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट किसी एक एनजीओ को देना है, वो सरकार कैसे चुनती है कि हाँ दिस इज द बेस्ट एनजीओ फॉर दिस प्रोजेक्ट? देखिए, जो प्रोजेक्ट निकाले जाते हैं उसके उसमें सारे उसके नियम शर्तें उसके उसमें लिखे होते हैं। उस नियम शर्तों को जो फॉलो करता है उसी को दिया जाता है। अब मान लीजिए ठीक है, 6 लोगों ने अप्लाई किए, 6 के 6 जो है कि वहाँ पर है वो उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, लेकिन उसमें से किसी एक को ही देना है, तो जो उसमें जो सबसे बेहतर उनको समझ में आता है उस क्राइटेरिया के अनुसार उसी को दिया जाता है। चलिए, अच्छा राजू जी, अगर मान लीजिए मुझे थोड़ा प्रोसीजर समझाइए, जो मान लीजिए एनजीओ के बारे में जानना चाह रहे हैं, किसी ने खोला है या फिर वो ग्रो कर रहे हैं, तो वो सच में जानना भी चाहते होंगे कि सरकार प्रोजेक्ट निकालती कैसे है, वहां पे अप्लाई करने का तरीका क्या है, एक बार वो प्रोसीजर एक्सप्लेन करिए कैसे कैसे होता है। देखिए है क्या ना कि आप तो पहले तो आप रजिस्ट्रेशन अपना करा लेते हैं सोसाइटी का, तो उसके लिए जो है कि आपका इनकम टैक्स के तहत भी आपका रजिस्ट्रेशन करना होता है, 12A और 80G होता है। अच्छा, यदि आप फॉरेन फंडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए FCRA का जो कि रजिस्ट्रेशन आपको कराना होता है। तो तभी आपको कोई फंड आपको देगा, जब फंड देगा तो व्यक्ति को जो है कि आपको उसको भी जो है कि अपना इनकम टैक्स में उसको छूट मिलेगा उसको। अच्छा, अप्लाई देखिए करने की जो तरीका जो है कि इसका पहले तो आप छोटे छोटे कार्य करते रहिए और अपना आइकन हो लीजिए। जब आप फिर छोटे छोटे, बहुत सारी गवर्नमेंट ऐसा नहीं बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट निकालती है, बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी निकालती है, 1 लाख 2 लाख का भी निकालती है, 50,000 के भी आ रहे हैं। जैसे आपके अपना नेहरू युवा केंद्र है या इस तरह रेड क्रॉस सोसाइटी है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे फंड लोग देने वाले हैं, तो इनसे आप लीजिए, पहले इनसे कार्य करिए, अनुभव लीजिए, आपका एक प्रोफाइल भी अच्छा स्टैंडर्ड बनेगा, तो इसके बाद आप बड़े प्रोजेक्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का क्या तरीका होता है, मतलब हमें पता कैसे चलेगा भाई ये प्रोजेक्ट निकला हुआ है? हाँ, देश में है कि ना कि देखिए इसका न्यूज़पेपर है या उनके साइट पर जाकर के आप कर सकते हैं। जैसे आप भारत सरकार के द्वारा जो है कि समाज कल्याण विभाग है या उनके अन्य भी बहुत सारे जो उनके हेल्थ डिपार्टमेंट से भी आते रहते हैं, जैसे नाको है या और भी जो संगठन है उनके यहाँ से प्रोजेक्ट निकलते रहते हैं। मतलब जैसे एक वेबसाइट, मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे आते होंगे, जैसे कि मान लीजिए मेडिकल का प्रोजेक्ट लिखा है तो उनकी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे आ जाता होगा, ऐसा ही है? बिल्कुल, जैसे सोशल जस्टिस का जो आप वेबसाइट जाकर देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे एनजीओ के लिए कार्य वहाँ पर है, उनके लिए वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए कार्य है, वहाँ वृद्धाश्रम के लिए है, नशा के लिए भी कार्य करने के लिए वहाँ पर प्रोजेक्ट निकलते रहते हैं समय समय से। तो वो ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, वहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं वहाँ से। और जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने हो तो ऑनलाइन ही अपलोड कर देंगे और वेरिफिकेशन भी सारा ऑनलाइन हो जाएगा? नहीं, वेरिफिकेशन जब अप्लाई कर देंगे तो आपको शॉर्ट लिस्ट करने के बाद फिर आपके पास वहाँ से कोई ना कोई आपके ऑफिस में आएगा। अच्छा, फिजिकली उस चीज को आपको वेरीफाई करेगा कि हाँ चीजें क्या है, वास्तव में जो आपने दिया दिखाया वो सही है या कहीं गलत तो नहीं है। जी। इसके बाद फिर आपका फाइनल होगा वो। ठीक बात है। अच्छा राजू जी, एक सवाल थोड़ा सा मैं आपसे आउट ऑफ द बॉक्स पूछना चाहूंगा कि 2014 मोदी सरकार, जब से ये सरकार आई है, या फिर चलिए सरकार की बात हटा भी दिया जाए तो समय कालांतर में आप देखें तो पहले के मुकाबले अब क्या एनजीओ वर्किंग आसान हो गई है या और मुश्किल हो गई है, या और एलिगेशंस आ गए और इसमें थोड़ी कानून ऐसे आ गए हैं कि आप थोड़ा आपके हाथ बंद गए हैं, और मतलब इसमें ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये भी मुझे एक बार बताइए। नहीं देखिए, है क्या कि एनजीओ पहले जैसे कार्य करते उसी तरह से आज भी कार्य कर रहे हैं। हाँ, लेकिन है कि सरकार ने में थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा एक पारदर्शिता लाने की प्रयास किया गया है कि एनजीओ जो कार्य कर रहे हैं उनके पारदर्शिता उनके दिखनी चाहिए। यदि इसी के लिए जो है कि उन्होंने अपना जो उनके ऑडिट है सेक्शन या और भी जो ऑफिसर्स हैं उनको समय समय पर एनजीओ को नोटिस देते रहते हैं कि हाँ इनका कार्य सही है या कुछ इस तरह की चीज़ों को तो लोग हाँ इस बार सरकार ने किया हुआ है, बेहतर कार्य करने के लिए किया हुआ है। अच्छा, एक सवाल मेरा बीच में छूट गया था राजू जी कि सरकार तो खुद एक बहुत बड़ी बॉडी है
है ना, उसके जिम्मे क्या है? देश का विकास, देश के सारे सामाजिक विकास, हर तरह का विकास वो सरकार के जिम्मे है। तो सरकार प्रोजेक्ट क्यों निकाल रही है? सरकार खुद क्यों नहीं कर ले रही है उस काम को? देखिए बात सही कर रहे हैं। देखिए समाज, सरकार भी जो है ना कि एक समाज के बेहतर कार्य के लिए कार्य करते, एनजीओ भी बेहतर के लिए कार्य करते, लेकिन सर तो उनके पास जो है कि इतने संसाधन अपना नहीं करके, बल्कि सोचते हैं कि किसी छोटे जो पार्टिकुलर उसी क्षेत्र के किसी एनजीओ को दे दिया जाए, तो वो एनजीओ क्या होता है कि उस क्षेत्र के बारे में अच्छी तरह से जानती है जी जी जी, और उस जानकारी के अनुसार उस प्रोग्राम को वहाँ काफी अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जी। मतलब ये आपके मुझे लॉजिकल पॉइंट लगा कि एनजीओ उस क्षेत्र की है, हाँ। तो इस क्षेत्र के बारे में बेहतर जानती है, तो बेहतर कार्य कर सकती है। बिल्कुल। चलिए चलिए, फेयर इनफ। अच्छा राजू जी, सरकार ने फंड दे दिया, सरकार ने प्रोजेक्ट दे दिया, अब वो जो एनजीओ है क्या वो धरातल पर ठीक से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्या सरकार ने पैसे दे दिए, सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? वो सही से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये कैसे सुनिश्चित करती है गवर्नमेंट? बिल्कुल सही है आपका। अपने देश में है क्या कि गवर्नमेंट फंड देने के बाद चुप नहीं बैठती है जी। टाइम टू टाइम जो है कि वहाँ से कोई ना कोई ऑफिसर आता रहता है जो विजिट करने के लिए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है, हमको जो गवर्नमेंट फंडिंग है उसके लिए आती है सर, वहाँ से कोई ना कोई प्रोग्राम ऑफिसर है, चाहे उनके डायरेक्टर्स हैं, वो आते रहते हैं समय समय पर जी। और जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट उनके जो मांगा जाता है वो डॉक्यूमेंट को प्रॉपर मेंटेन करके दिखाया जाता है। अच्छा। और पूरी फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, बकायदे होता है, हर महीने होता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट तो अपना करती रहती है, अपना छोड़ती नहीं। ऐसा नहीं कि कोई ये सोचे कि नहीं गवर्नमेंट हमको दे दिया और हमको चुपचाप रहे, हम ऑडिट कर, ऐसा नहीं है। हर महीने विजिट होता है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, इस तरह से विजिट, और फिर लास्ट में ऑडिट का रिपोर्ट देना होता है। और ऑडिट रिपोर्ट देने के बावजूद ऐसा नहीं कि हम दे दिए तो सिर्फ बच गए, उसके बावजूद भी कहीं कोई कंप्लेंट होता है, कोई शिकायत होता है, तो उसका जांच होगा, फिर उसमें जो जैसा रहेगा उसका होगा। अच्छा, तो मान लीजिए अगर वो वेरिफिकेशन करते हैं जी और वहाँ पर कुछ गड़बड़ दिख गई, तो जो अमाउंट ऑफ मनी जो ऑलरेडी ट्रांसफर किया जा चुका है एनजीओ को, क्या वो वापस लिया जाता है? हाँ बिल्कुल, रिफंड कराया जाता है। अच्छा। हाँ, यदि इस तरह का कुछ किसी ने किया तो बहुत सारे एनजीओ को सुनने में, आप पेपर में देखते हैं, न्यूज में भी आता है कि एनजीओ थी उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया। इससे देखिए फाइनेंशियल यदि आप कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आप, तो ब्लैक लिस्टेड तक का प्रावधान है, ब्लैक लिस्ट ही कर दिया जाता है, या नहीं तो छोटी मोटी से कुछ हुआ है तो आपको उसका रिफंड तो कराना ही है। अच्छा, इसमें दो राय नहीं है। अच्छा, आप बता रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट शुरू हो गया जी, अब वो एनजीओ ठीक से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो गवर्नमेंट महीने 2 महीने में आती है वेरिफिकेशन करने की, जो उनके जो भी उनके जो ऑफिसर कर्मचारी ऑफिसर होंगे। तो क्या ये चीज वो शुरुआत में नहीं आती? जब प्रोजेक्ट मान लीजिए हमने इस एनजीओ को दे दिया, तो क्यों वहां भी वो फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए आती है? हाँ बिल्कुल, जब प्रोजेक्ट देने से पहले भी वो आते हैं। अच्छा। वो आते हैं, देखते हैं कि आपका ऑफिस जहाँ से आपने अप्लाई किया वहां पर है कि नहीं, आपने जो जो इन्फॉर्मेशन दिया वो सत्य है कि नहीं है। आपके फील्ड में भी जाकर देखते हैं कि आपने जो बताया हुआ वर्क कर रहे हैं हम, तो क्या उस फील्ड में वास्तव में आप कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सब सारी सूचनाएं कलेक्ट करेंगे, इसके बाद फिर आपको डिसाइड करेंगे। उनकी मीटिंग होता है, मीटिंग में वो डिसाइड करते हैं कि नहीं इस एनजीओ को देना है या नहीं देना है। वो बात की बात, जब हाँ प्रोजेक्ट मिल जाने के बाद फिर जो है कि आपका हमेशा बराबर विजिट होता रहता है, मंथली क्वार्टरली। अच्छा राजू जी, एक सवाल मेरे बीच में रह गया था कि चलिए, एक सरकार तो समझ सकती है, सरकार के पास माध्यम है पता करने का कि भाई एनजीओ जेन्युइन है फ्रॉड है। मैं अगर कहीं डोनेट करना चाहूँ, आज मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ, फेसबुक चलाता हूँ, यूट्यूब चलाता हूँ, उसमें तमाम तरह के ऐड आते हैं, है ना, और ऐड भी ऐसे राजू जी कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी, आंखों में से आंसू आना शुरू हो जाएगा, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दुख है, ठीक है, मैं समझ में आ रहा हूँ, पर वो जेन्युइन है ये एक आम नागरिक कैसे पता करे कि मैं सच में डोनेट करना चाहता हूँ? जी देखिए इसी से होता है ना कि फिजिकल वेरिफिकेशन, जब आप इस तरह से कहीं आप डोनेट करना चाह रहे हैं तो हाँ एक बार खुद जाकर देखें कि वास्तव में क्या है कि नहीं है। ऑनलाइन में तो बहुत कुछ मैंने आपको बोल दिया था कि नहीं, ऑनलाइन में दिखा दिया कि बहुत कोई रो रहा है, चिल्ला रहा है, बहुत मजबूरी इसको दिखाया जाता है, लेकिन पता नहीं हो सकता है कि है जेन्युइन भी हो, नहीं भी हो सकता है जी। तो इसके लिए सबसे अच्छा साधन ये है कि एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन जरूर होना चाहिए इस तरह की। चलिए राजू जी, आप एक बार अपने एनजीओ के बारे में थोड़ा सा बताइए, आप धरातल पे क्या कार्य करते हैं, कैसे कैसे शुरू हुआ और आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, और आप आगे का अगले 10 साल में आप अपने एनजीओ कहाँ देखते हैं? देखिए दरअसल में हम तो आपको बताया कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो कि 2014 में मैंने इसको रजिस्ट्रेशन कराया। उस समय जो रजिस्ट्रेशन जो मैंने कराया इसको नेशनल लेवल पर कराया, जिसमें नेशनल लेवल कराने के लिए कम से कम है कि इसमें 9 स्टेट के मेंबर चाहिए, तो उसको मैंने फॉलो करते हुए रजिस्ट्रेशन कराया दिल्ली से। मतलब रजिस्ट्रेशन के 9 स्टेट के मेंबर्स नेशनल लेवल के लिए। अच्छा। जो हम देश के किसी भी कोने में जाकर अपने हम ऑफिस खोल सकते हैं, वहाँ पर कार्य कर सकते हैं, ताकि 9 स्टेट इसलिए 10 में हमारी समस्या है कि गवर्नमेंट ने रखा हुआ कि
जब नेशनल लेवल को अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो अलग अलग क्षेत्र के मेंबर भी होने चाहिए ताकि वहाँ के बारे में वो जानकारी हो, ताकि वहाँ पर प्लानिंग किया जा सके, कार्य किया जा सके। अभी दरअसल हम कार्य देखिए तो हम स्वास्थ्य जागरूकता पर ही कार्य करें, जैसे महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुएशन हाइजीन और HIV एड्स और आपको कैंसर अवेयरनेस के लिए हम वर्क कर रहे हैं। और अभी हमारा भी हॉस्पिटल भी मेरा खोलने का प्लान है, अभी हम बना रहे हैं कि अभी बहुत ही अफोर्डेबल रेट पर जो है कि हम लोगों को हेल्थ की सुविधा हम दे सके हैं। क्योंकि अभी जैसे कि देखा जाता है कि सरकार के हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद भी लोग वहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने पर क्या होता है, उनका शोषण वहाँ पर होता है बहुत ज़्यादा। उनके अब जहाँ 1000 रुपये में इलाज होना चाहिए वहाँ 10,000, 20,000, लाखों रुपये तक वसूल लिया जाता है। लेकिन ऐसे के लिए हमारी सोसाइटी कार्य करने का प्रयास कर रही है कि हम बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम रेट पर जो है कि उनको स्वास्थ्य की सुविधा हम दे सकें। और जैसे कि अभी हम नशा के लिए भी जो है कि अभी पंजाब में है तो वहाँ के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पर नशा के लिए हम लोग जागरूक बढ़ाएं लोगों को। और इस दलदल से जो कि वहाँ की युवा निकल कर बाहर है, जैसे मेरा बिहार है, बिहार में बहुत सारे मुद्दे हैं जो कार्य करने के लिए वहाँ पर इस तरह से अलग अलग मुद्दे हैं। अभी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। अभी देखिए हमारा जो मेन तो है कि महिलाओं के स्वास्थ्य, बच्चों के स्वास्थ्य, उनके जो है कि स्वरोजगार के लिए कार्य करें। और नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है वर्तमान में, और इसके लिए भी हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। और आगे भी हम प्रयास कर रहे हैं, कुछ कंपनी से भी, कुछ सरकार से भी अनुदान के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि मिल जाए तो हम और कार्य कर सकें। राजू जी, अगर आपके एनजीओ से जुड़ना हो किसी व्यक्ति को तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, एक बार वो एक्सप्लेन करिए। देखिए हमारे एनजीओ जुड़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोसेस लंबा नहीं है। आप मेरा मेंबरशिप जो है कि जो भी लेना चाहता है, हमारे पास 2 तरह के मेंबरशिप है। एक परमानेंट आपको तौर पर है कि आपको फ्री वॉलंटियर तौर पर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसमें कोई आपका फीस नहीं है। और हमारे पास में यदि मेंबर आना चाहते हैं तो उसके लिए कोई फीस नहीं है। बस हम देखते हैं कि व्यक्ति यदि ईमानदार है, कार्य करने लायक है और हमारे पास में स्पेस है तो हम उसको जो कि जरूर शामिल करते हैं। चलिए राजू जी, एंड करेंगे इस पॉडकास्ट को। एक समाज सेवी होने के नाते आपका और व्यक्ति जो ऐसी सोच रखता है समाज की सेवा करने के लिए, वो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, एक बार आप उनको बता सकते हैं। देखिए समाज के हर व्यक्ति को हम यही कहना चाहेंगे कि अभी भी अपने देश में हर जगह पर जो है कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर कार्य करने की आवश्यकता है। सबको मिलकर के कार्य करें और इस पर ईमानदारी। पहली बात है कि एनजीओ चलाने के लिए पारदर्शिता लाएं, ईमानदारी लाएं, ताकि जो जिस लिए आपको कार्य करने के लिए मिल रहा है फंड, उस फंड को वहीं पर यूटिलाइज करिए। और एनजीओ को ये भी होता है कम से कम पैसे में हमको जो है कि उस प्रोजेक्ट को अचीव करना है। तो इसमें ईमानदारी देखिए हमारा सब कुल मिला जुला कर कि पारदर्शिता, ईमानदारी बिल्कुल जरूरी है और इसी पर कार्य सब लोग करें। पारदर्शिता बहुत जरूरी है, ईमानदारी बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि आप सोचते क्या है, आपकी विचारधारा कैसी है, आपकी नीयत क्या है कार्य करने के लिए। क्या आप सच में सेवा करने के लिए कार्य कर रहे हैं या फिर अपना सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए काम कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि राजू जी बहुत मायने रखता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो एनजीओ से जुड़ना या एनजीओ शुरू करना एक बहुत ही अच्छी पहल है। तो अगर आपने ऐसा सोचा है तो देर किस बात की, आप जल्दी शुरू करिए। सरकार से फंड मिले ना मिले, डॉक्यूमेंट्स आप वेरीफाई करा पाए ना कराए, वो बात की बात है। मुझे लगता है कि जो मन है भाई साहब, मन बनाना ना, दृढ़ निश्चय करना, वो शुरुआत में सबसे ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये विषय बहुत बड़ा विषय है। आज वाला पॉडकास्ट थोड़ा छोटा हो गया क्योंकि विषय मैं चाह रहा था कि ज्यादा एक्सपेंड ना करते हुए राजू जी हम पॉइंट टू पॉइंट बातें करें कि जो सवाल है सच में मन में वो सीधा उनको जवाब मिले और चीजें ज्यादा क्लियर हो सके। बाकी अगर आप राजू जी से जुड़ना चाहें तो मैं आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में इनके हार्ड इंडिया का आपको मैं डिटेल्स दे दूंगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। बाकी तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। आप सुन रहे थे विशेष को और देखते रहिए विमर्श विद विशेष। नमस्कार। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमको सपोर्ट करना ना भूलें। आपका एक लाइक और एक शेयर ही मेरे लिए बहुत ही बड़ा प्रेरणा का काम कर सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें भी पता चल सके कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं और उसको सुधारने के लिए और हमें क्या करना चाहिए। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए विमर्श विद विशेष। नमस्कार।